से हम लोग निकलेंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ नया पढ़ा है। ये हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पहुँचते पहुँचते हम लोग शॉर्ट में सब निपटा चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें, अब सोचिए, आपको इमेजिन करिए, ये धरती पे पहला जीव ऐसा दिखता था और आज देखिए हम लोग कैसे दिख रहे हैं। इसी से यूकैरियोट्स है ना। ये अब इसमें तो साइज का रेंज था ना भाई, कोई इतना छोटा तो कोई थोड़ा बड़ा, ये इसको खा गया, यूकैरियोटिक सेल्स आ गया। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या किया, फिर कॉलोनी में रहने लगा। कॉलोनी में जब रहने लगा तो साथ में कनेक्शन बनाने लगा, उत्तक की उत्पत्ति हुई, टिश्यूज़ बनने शुरू हुए, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म बना, कम्युनिटी पॉपुलेशन बना, कम्युनिटी बनी, इकोसिस्टम बना, बायोस्फीयर बना, अर्थ बना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से सारी चीज़ें प्रोग्रेस की। तो अब ये देखिए, तो ये सिंपल सा ही होगा ना, इसके पास कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक मार्क्स पे लोग बैठे हैं, अगर आप एक भी इस क्लास से डायग्राम वगैरह बना देते हैं, अगर 2-2 मार्क्स हर एक आंसर में आप बढ़ा लेते हैं, तो कितने मार्क्स हो गए एक पेपर में? कम से कम 10-12 मार्क्स आपने एक्स्ट्रा बना लिया लोगों से। 10-12 मार्क्स सोच रहे हैं, बहुत लोग 1-2 नंबर से क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो स्मार्टली प्लान करिए अपना पढ़ाई। चलिए वापस आते हैं। तो हम लोग अभी ये जानेंगे कि आखिर एक तरह से देख रहे हैं कि इस मोनेरा जगत में कैसे कैसे टाइप के जीव थे। कल हम लोग ने देखा 2 ग्रुप हो गया। क्या क्या ग्रुप था? आद्य बैक्टीरिया मीन्स आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा क्या था? यू बैक्टीरिया। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू, असली, है ना, असली बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के अंदर फिर क्या है? असली बैक्टीरिया के अंदर फिर क्या क्या? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनोबैक्टीरिया ना देखने से शैवाल जैसा लगता था। जो भी साइंटिस्ट वो देखे, अरे ये तो ग्रीन ग्रीन है, शैवाल होगा, एल्गी है, जबकि एल्गी इज यूकैरियोट और साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट, है ना। बाद में पता चला, जब अच्छा माइक्रोस्कोप खोजा गया, जब उस पॉन्ड का वाटर को, जहाँ आप देखे ना एल्गल ब्लूम जानते हैं, आसपास कोई नदी तालाब में हरा हरा ऊपर लेयर जम जाता है, देखे हैं ना। उसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है कि घटता है? घटता है। बीओडी घटेगा? डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा ना, क्योंकि वो ढक गया है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है भाई। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, उसमें से सैंपल जब लेके आया गया, मैंने खुद बड़ा तालाब से सैंपल लाया, उसमें बहुत सारा आपको यूकैरियोटिक सेल्स भी अच्छे से दिख जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल भी अच्छे से दिख जाता है। हमारे पास अच्छा माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो वो आप दोनों देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें रिसर्च नहीं करना है। हम जो बोल रहे हैं उसको मान लीजिए, ठीक है। आपको जेपीएससी निकालना है, ठीक। चलिए, तो आपको एक और चीज़ बताए थे कि मोनेरा के पास, इस बैक्टीरिया के पास एक अलग से एक चीज़ होता है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ डीएनए उसके पास प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। कल हमने क्लास में बताया था। इसका क्या काम है? क्या काम है प्लाज्मिड का? क्या काम होता है? इम्यूनिटी। और थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, सुरक्षा तो देता है, लेकिन कैसे? कुछ बताया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। भूल गए एक दिन में, ज़्यादा खुश हो लिए, कल ज़्यादा केक खा लिया था क्या सब? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इस बैक्टीरिया को आप मारने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं, और उस एंटीबायोटिक, कल जाके देखा था आपके पास दवाई रखी हुई थी, उसका कंपोनेंट पढ़ा था? नहीं देखना, कोई भी दवाई पड़ी होगी उसको पलट के देखना। पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, यही सब दवाई आपको दी जाती है। क्लोरमफेनिकॉल, यही सब दिया जाता है। दवाई के पीछे कंपोनेंट में नाम रहता है। अब वो जब आएगा तो इस बैक्टीरिया को मारेगा कि नहीं मारेगा, डिपेंड करेगा उसके पास सुरक्षा कवच प्लाज्मिड कौन सा है। अगर प्लाज्मिड में लिखा हुआ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो मतलब एम्पिसिलिन कितना भी डालिए ये नहीं मरेगा, ये ना मरबो, है ना, और ये जिंदा रहेगा और आपको तंग करेगा।
इसीलिए डॉक्टर क्या बोलता है, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करिए, पूरा खाइए, और हम लोग क्या करते हैं 2 दिन और ठीक तो हो गए, चलिए। तो क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया ना जान जाता है, ओहो एम्पिसिलिन छोड़ा है, रुको रुको, अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। अब म्यूटेट करना क्या होता है, हम लोग डीएनए में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ये आप लोग कल लिख चुके हैं। जो लोग एब्सेंट थे एक दूसरे का नोट्स देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोनेरा के बारे में ये भी बताया था आपको कि उसमें आद्य बैक्टीरिया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे थे, प्राचीनतम बैक्टीरिया जो धरती पे सबसे पहले आए थे, और धरती उस टाइम एक्सट्रीम सिचुएशन में थी, आग का गोला एकदम जल रही थी, तब भी ये जीव पनपा। सोचिए क्या पावर होगा इसका, है ना। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, 3-4 जगह, 3-4 क्लासिफिकेशन है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको देखना है, ठीक है। और बायो को आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देंगे। ये देखिए, ये ग्रुप है, इसको लिखिए। मोनेरा ग्रुप में क्या क्या आ रहा है, तो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसको इस यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। इसका पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी नील हरित शैवाल, है ना। देखने से लगा पहले नज़र में साइंटिस्ट को कि ये एल्गी है, शैवाल है, लेकिन ये शैवाल नहीं था, ये बवाल था, ये था साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलिए लिख लिए। इंग्लिश वाले आप लोग के लिए भी लिख दिया, इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में। चलें अब स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया से। हेडिंग दे दीजिए आर्की बैक्टीरिया। यहाँ समझ लीजिए, बायो को अलग से टाइम नहीं देना। ओ माय गॉड, आप 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, पहले तो 1 ही घंटा दे रहे थे, अब 1.5 घंटा क्लास में दे रहे हैं, तो फुल फोकस के साथ दीजिए, ठीक है। फुल फोकस के साथ दीजिए, और सिर्फ आधा घंटा एडिशनल दीजिए डेली। जो अगला मेंस है चाहे इस मेंस है, और जो अगला वाला दे रहे हैं वो ऐसा समझेंगे कि वो ये वाला मेंस लिख रहे हैं, वैसे तैयारी करिए, ठीक है। और आपका सही में हो जाएगा। मतलब वो लोग एग्ज़ाम जिस दिन देंगे, आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा, आप लोग उसके अगले दिन देंगे, उसी टाइम पे एग्ज़ाम दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, अपने आप को वैसे ही तैयार करिए। समझ रहे हैं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक। देखिए कि उन लोग के साथ अब अगर आपका हो गया होता तो आपकी औकात कितनी थी। कॉपी अपने रेस्पेक्टिव टीचर से चेक कराइए, और वो लोग आपको मार्किंग करेंगे और बताएंगे कहाँ कमी है, आपका होता कि नहीं होता। अगर गम में डूबे हैं तो निकलिए, ले लेते हैं आपका टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए हो गया रहता पीटी, आप कल केक खा रहे होते, सब लोग खाया वैसे, तो क्या आपका था, आपकी कितनी हैसियत थी, उसको नापिए, है ना। तो आज से ही सब लोग, सबका किसका किसका पीटी हुआ है, हाथ उठाइए। आंसर सही नहीं है, किसका किसका पीटी हुआ है, आंसर सही नहीं है। अभी हम क्या बोले, सबका हुआ है। सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। जो जो अधिकारी बन रहा है हाथ उठाओ, नहीं बनना आपको, सबका पीटी है, सबका मेंस है, ठीक है। सब तैयारी करो, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, हेडिंग दे दीजिए। अब देखिए, आद्य बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव टाइप के थे, और धरती पे वो बड़ा कठिन जगह था, वहाँ कुछ नहीं पनप सकता था, लेकिन ये पनपे। और धीरे धीरे जब धरती पे हरियाली आने लगी, इनका जो हैबिटेट है, जिस जगह रहते तो सिकुड़ता गया। अब सिर्फ ज्वालामुखी के अंदर मिलेगा, वहाँ झाँक के देखिएगा आर्की बैक्टीरिया, चलो, है ना। तो ये आर्की बैक्टीरिया देखिए, अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हेलोफील, हेलोफील होगा, या हेलोफील लिख के छोड़ दिया है, हेलोफील। गर्म झरने, थर्मो एसिडोफील्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफील्स, हेलोफील्स, मिथेनोजेंस। आद्य बैक्टीरिया में ऐसे ऐसे करके लिखिएगा, आद्य बैक्टीरिया
थर्मो एसिडोफिल्स, हैलोफिल्स और मिथेनोजेंस। हिंदी में देखिए, यहाँ देखिए, अत्यंत लवणीय क्षेत्र, यहाँ लिखिएगा हैलोफिल्स के बगल में हैलोफिल। गर्म झरने, यहाँ पे लिखिएगा थर्मो एसिडोफिल्स के बगल में थर्मो एसिडोफिलस एवं मेथेनोजेंस। ठीक है, एनसीईआरटी इतना 3 ही बोली, हम 3 ही बताएंगे, ऐसे 7 से 14 जगह है, पीजी थोड़ी करना है। एक एक बैक्टीरिया को लोग एक एक महीना पढ़ते हैं, छोड़िए, इस पे ध्यान दीजिए। लिख लिए, ढंग से लिखेगा, आद्य बैक्टीरिया लिख के थर्मो एसिडोफिल्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी दे दी है, दिख रहा है सबको कि जूम करें, दिख रहा है ना। थर्मो एसिडोफिल्स यहाँ लिखिएगा, हैलोफिल्स यहाँ लिखिएगा, मेथेनोजेंस यहाँ लिखिएगा। हो गया है, लिख लिए हैं। थोड़ा हाथ बढ़ाइए भाई, कैसे आप लोग अधिकारी बनेंगे। एक कहावत सुने हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक वो बन नहीं जाते वैसे ही बिहेव करिए। अधिकारी लोग ऐसे बैठता है, एकदम मिजाज कड़क कड़क होना चाहिए और हाथ स्पीड से चलना चाहिए। ठीक है, वो फील करो। हमको बचपन से मन था कि हम फॉरेन जाएं, ठीक है, तो हमेशा जानबूझ के अंग्रेजी गाना सुनते थे, सुनते सुनते पहुंच गए। वो एटीट्यूड में ही अपने घर में सबको बोले, सब बोलो हमको लंदन वाला। मेरे हर नाम के आगे कुछ भी हो रहा है, बाबू सोना लंदन वाला, तो बाबू सोना पहुंच गया। तो अपने आप को ही बोलो जेपीएससी वाला। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन का तरीका है, हम बताएंगे, लेकिन ऑफ द कैमरा। ये सब गुण तुरंत नहीं बताना चाहिए। चलिए आइए, हो गया। अब यहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे, आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। सेल वॉल का ही गेम है। उसके सेल वॉल में प्रोटीन की मात्रा, आर्की बैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वो एक्सट्रीम जगह में भी सरवाइव कर गया। एक्सट्रीम मतलब कठिन, है ना, अत्यंत कठिन वास, वहाँ पे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी वो सरवाइव कर पाया। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल आप जैसे देख रहे हैं, नाम और नाक कब बना है आपको बता दें। आर्की बैक्टीरिया का ऐसे, चलो नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बता दें। वो नाम और नाक का बना होता है, NAT, एन एसिटाइल टेलुसामिनोरिक एसिड। भूल जाओ, ठीक है, छोड़ दो, यहाँ काफ़ी है, इतना पूछ भी दे जेपीएससी बहुत है। तो ये आपके साथ हम यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए, थर्मो एसिडोफिल्स कैसी जगह पर मिलता है, पूरा एकदम लावा, गरम, एसिड, ये सब धुआं निकल रहा होगा वैसी जगह पे। हैलोफिल्स जहाँ नमक बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एक गिलास में अगर हम आपको 4 चम्मच नमक डाल के दें तो आपके लिए बहुत नमकीन होगा, नहीं होगा। 4 चम्मच नमक नमकीन नहीं होगा। 10 चम्मच, अच्छा चलिए, शायद नमक ज़्यादा खाते होंगे। 10 चम्मच एक गिलास पानी में घोल के दे दें आपको, पी लीजिएगा। 20 चम्मच, मान लीजिए उतना ही पानी में 30,000 चम्मच होगा तो भूलवे नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा जगह में कोई जीव नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर भी ये जो ढीठ है ना, हैलोफिल, ये जीवित रहता है। ठीक है, ये ढीठ है, इस ढीठ को याद कर लीजिएगा। हैलोफिल्स जहाँ बहुत ज़्यादा नमक हो, सब लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मेथेनोजेंस, जो भी गाय वगैरह, रूमिनेंट मतलब कैटल्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पे मिथेनोजेंस जो है ना, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अब आप सोचिए, मिथेनोजेंस का अगर हम बोल दें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो हमारे गांव में तो गोबर भर भर के, अगर कोई साइंटिस्ट दिमाग लगाए, अभी 4 साल पहले गोवर्धन स्कीम था, अगर जो यूपीएससी दे रहे होंगे तो उनको पता होगा गोवर्धन स्कीम, कि मीथेन गैस को हम लोग
गांव घर से मीथेन गैस को यूज़ करेंगे बायोफ्यूल की तरह और उससे हम लोग खाना वगैरह पकाएंगे तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ एक दो लाइन अगर आप इसमें ऐड कर दें, अगर कहीं पूछा जाए तो आपको मार्क्स आपका यूनिक हो जाएगा कि नहीं आंसर, कि ये मिथेनोजेंस को वी कैन यूज देम एज बायोफ्यूल इन फ्यूचर, इट कैन बी वेरी प्रॉमिसिंग, है ना। ठीक है, इस तरह से कुछ एक दो लाइन लिख सकते हैं, हम आंसर राइटिंग में डिस्कस करेंगे। एनीवेज चलिए, तो अब देखिए क्या क्या है, ये देखिए बोलेंगे ये क्या है, बहुत नमक जहाँ पे है, बहुत नमक। डेड सी जानते हैं, डेड सी कहाँ है, बोला था ना देख के आने, कहाँ है डेड सी? इजराइल और पैलेस्टीन का सुन रहे हो ना, तो उसके पास है डेड सी। वहाँ जाने के लिए मतलब था ऑफर, हम जा नहीं पाए, लेकिन लैब वाले गए थे सब ऐसे ही। वहाँ तुम नहीं भी तैरने जानते हो डूबोगे ही नहीं, क्योंकि इतना नमक है। ठीक है, और इस जगह पे कोई जानवर शार्क वार्क कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भाई साहब मिलेंगे आपको। ये पानी का सैंपल लेके आया गया था लैब में, पर वो बचा नहीं क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल हो गया था, समझ रहे हैं। और जिस ग्लास में लेके आया गया था वो ग्लास जो है वो करोड़ हो गया था, इतना नमक था। नमक से भैया हाथी गल जाता है, वो तो खाली बर्तन ही है, समझ गए ना। तो नमक को भी अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, वो थोड़ा ही सा चाहिए लाइफ में, ज़्यादा नहीं। तो ये एक्सट्रीम वातावरण में भी इस तरह के आद्य बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, तो देखें उस टाइम क्या माहौल रहा होगा अर्थ का। ठीक, तो ये हो गया, हम लोग देख लिए आद्य बैक्टीरिया में हेलोफिल्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये रहा थर्मोएसिडोफिल्स, ये रहा थर्मल वेंट्स। समुद्र के अंदर जो जमीन होती है उसमें से फट के लावा जब निकल रहा है, बगल में पानी, तो ये धुआं धुआं हो जाएगा कि नहीं। यहाँ आप बहुत दूर भी रहिएगा तो आप फ्राई हो जाइएगा, बॉयल हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जीव मिलते हैं थोड़े दूर तक, लेकिन इसके जस्ट पास में इतना भयानक टेम्परेचर होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस। 45 में हालत ख़राब है हमारी, 3600 डिग्री सेल्सियस सोच रहे हैं। वहाँ पे भी ये छोटा छोटा बैक्टीरिया मिल जा रहा है, जिसका नाम क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, और आदमी यहाँ से भी उसको बेचारा को निकाल के ले आया। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, कल ही बताए थे, कोरोना की टेस्टिंग नहीं होती अगर ये जीव नहीं होता। थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा थर्मोएसिडोफिल्स है जिसका हम लोग डीएनए इस्तेमाल करते हैं आरटीपीसीआर टेक्निक में। आरटीपीसीआर टेक्निक क्या होती है, जिससे हम लोग डीएनए को और बढ़ा लेते हैं, मतलब एम्पलीफाई कर लेते हैं, दुगना, 4 गुना, 10 गुना। जैसे क्राइम साइट पे भी अगर ब्लड सैंपल मिला है क्रिमिनल का, तो छूते ही उसका डीएनए ख़त्म हो जाता है, उसको सावधानी से लाया जाता है। उसमें हो सकता है 1-2 स्ट्रैंड डीएनए का हो। अब उसको तुमको पढ़ना है तो 1-2 स्ट्रैंड को कैसे पढ़ोगे? हम तुमको 2-4 चावल का टुकड़ा दे देंगे, बोलेंगे इसे खाना बना दो, बन जाएगा? तो उसी तरह उतना 2-3 डीएनए का टुकड़ा बचा हुआ है, अब कैसे उसको करें? चश्मा में भी, यहाँ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक हमारे जान पहचान के सर हैं, हमारे यहाँ कोचिंग में क्लास लेते हैं। फॉरेंसिक्स में उनके साथ हम एक पेपर लिख रहे हैं, क्रिमिनल का चश्मा छूट गया था, उस चश्मा में जो डीएनए था ना उसको वो आइसोलेट किए थे। ही हैज़ दिस पेपर, प्राउड मोमेंट है झारखंड के लिए। ठीक है, और उस डीएनए को स्टडी करके क्रिमिनल को पकड़ा था सब। सोचिए, क्राइम फॉरेंसिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसको आप उतना छोटा डीएनए को क्या करिएगा, पहले बढ़ाइएगा। उस डीएनए का कोड को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आरटीपीसीआर। ठीक है, आरटीपीसीआर में क्या यूज़ होता है, थर्मोएसिडोफिल्स वाला बैक्टीरिया का डीएनए यूज़ करते हैं हम लोग, उसका नाम है टैग पॉलीमर। छोड़ दो, मत लिखो। ठीक है, समझ गए ना। मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या आप लिख सकते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे जानवर हैं, ऐसे जीव हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इतने कठिन स्थान पे गर्म झरने के पास मिलते हैं और उनका डीएनए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, और उस डीएनए को मानव फॉरेंसिक्स में इस्तेमाल करता है। ये लिख सकते हो, ये एक लाइन आपके कॉन्सेप्ट को कंक्रीट कर देगी मेंस राइटिंग में। इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। हाँ, दे सकते हो कि
इसको यूज़ करते हैं RT-PCR में। कोरोना मत लिखने से बचिएगा, लिखिएगा कि थर्मो एसिडोफिल्स को उनका पूरा साफ साफ लिखिएगा, उसका DNA हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान पे भी स्टेबल होता है। ठीक है, इसको हिंदी में थोड़ा कर लीजिएगा, है ना। इंग्लिश वाले लिखेंगे थर्मो एसिडोफिल्स हैव देयर DNA स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। थर्मो एसिडोफिल्स के DNA जो हैं उच्च तापमान पे भी स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जिस वजह से उन्हें फॉरेंसिक्स में, RT-PCR में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स के DNA जो हैं उच्च तापमान पे भी स्थिर रहते हैं, जिनको हम मानव फॉरेंसिक्स में, RT-PCR की तकनीक में इस्तेमाल करता है। ठीक, इतना लिख देंगे, बहुत है। क्या हुआ संदीप, सर दुख गया? थर्मो एसिडोफिल्स का हो गया 2 लाइन। अब उसके बाद आप जगह छोड़ दीजिएगा, हैलोफिल्स का लिख लीजिएगा, खुद से लिख लेंगे, खुद से यहाँ पे दे दिया नोट्स, उतना जगह छोड़ दीजिए। और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है घर जाके आधा घंटा सिर्फ दीजिए बायो को, डेली कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट्स भी आपको भेज दिए हैं, उसमें पढ़ के अपना नोट्स छोटा सा बना लीजिए। सब में 2-2 लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा तो 75 तरह का है, और भी होता है, पीजोफिल्स, बैरोफिल्स, सब नहीं लिखना है, मत पढ़िए सब, इतना काफ़ी है। जितना NCERT बोली उतना करेंगे। ठीक है, हैलोफिल्स का लिख लीजिएगा, मेथानोजेंस का भी लिख लीजिएगा, इससे पहले वाले स्लाइड में दिया हुआ है, उसको भाग करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं मेथानोजेंस में। ये थर्मो एसिडोफिल्स देख लिए। अब ये देखिए, ये तीनों था। मेथानोजेंस ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको बना मत दीजिएगा, वो एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये मत करिएगा। थर्मो एसिडोफिल्स जो नमक है पूरा एकदम इस तरह से स्थान है, सॉरी ये थर्मो एसिडोफिल्स है, तो गर्म कुंड है, वहाँ पे भी ये मिल जाता है। ठीक है, झारखंड में गर्म कुंड कहाँ है? हाँ, क्या नाम है? सूरज कुंड। हाँ, सूरज कुंड ना, ठीक है। तो हाँ, कुछ और भी है क्या? हाँ, वोल्केनो में मिलेगा, ज्वालामुखी के अंदर भी मिलेगा ये थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, और ये हैलोफिल्स, पूरा नमक वाला पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये मिल जाएगा। तो सोचिए कितना एक्सट्रीम सिचुएशन। उसको जैसे ही आप ला के नॉर्मल लैब में रखिएगा ना, मर जाता है, क्योंकि वो आपका नॉर्मल है ना, उसका नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए क्या कल बोले थे, आपका चैलेंजेस है ना लाइफ में, तो वही आपको नॉर्मल रखा है। चैलेंजेस सब हटा दीजिए, आप अब नॉर्मल होकर पगला जाइएगा। सो बी वेरी हैप्पी कि भगवान कुछ चैलेंज दिए हैं। ठीक है, तो अपना इन्वायरमेंट को थोड़ा रखिए स्ट्रॉन्ग। तो इसी की तरह आर्की बैक्टीरिया खत्म होता है। अब चलते हैं असली बैक्टीरिया के पास, यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए, जगह छोड़ के उसको खुद से अपनी भाषा में लिखिए। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, अधिकारी हैं, आप लोग स्टेट चलाने वाले हैं, उस स्टेट में हम भी रहने वाले हैं। तो भाई हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़े स्मार्टली काम करिए। आप लोग नॉर्मल पब्लिक से अलग हैं, अधिकारी सब हैं। ठीक है, और जिनको भी इस बात से थोड़ा सा लग रहा है वो हम अधिकारी हैं, तो वो छोड़ दो तैयारी। ठीक है, हीन भावना लग रहा है, नहीं 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 कर सकते, नहीं, अपने आप को कैसे सोचे अधिकारी। आप जब सोच ही नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से वो असली में होगा। ठीक है, बिहेव करिए अधिकारी जैसा। लिख लिए हैं? चलिए बैक्टीरिया के बारे में चलते हैं। सब लोग लिख लिए हैं? जल्दी लिखिए, तो रिपीट किया हुआ है फिर भी। आइए बैक्टीरिया के बारे में।
देखिए क्या बोलता है इसके बारे में। परपोषी बैक्टीरिया, कहने का मतलब पैरासिटिक होता है ये नेचर में। बैक्टीरिया जनरली क्या करता है, बैक्टीरिया सोचते हैं तो खराबी ही करेगा। इसमें दो तरह के होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया, एक खराब बैक्टीरिया। ठीक है, जो खराब होते हैं उसी को परपोषी बोल दिए। अब इसमें क्या है, ये बहुत सारे जीवन, मनुष्य के जीवन से संबंधित गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे दूध से दही बनाने में मदद करता है अच्छा वाला बैक्टीरिया, हम कल ही बताए थे। और क्या करता है, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। आप सोचिए अगर अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते तो आज आप जीवन भी नहीं जी पाते। खाते क्या, पौधा अच्छे से उगे और तब तो आपको फल देगा, फसल देगा, तब तो आप उसको खाएंगे। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब बोले तो हाँ, जितनी भी दालें हैं सब लेग्यूम हैं। ठीक है, उसमें से एक लेग्यूम का नाम ले रहे हैं, वो ब्रेन टॉनिक होता है, अल्फा अल्फा। हाँ, राइजोबियम तो बैक्टीरिया हो गया, तो क्या हो गया, तो राइजोबियम क्या होता है, तो लाइकेन क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए फिर से पढ़ के आइए। राइजोबियम होमवर्क लिखिए, राइजोबियम क्या है। हाँ हाँ, करता तो है, अब जरूरी है कि राइजोबियम सब बैक्टीरिया ही हो, क्या पता कुछ और होगा। थोड़ा आप भी देख के आइए, बोल के फंस गए ना। जितनी भी दालें हैं, आपको दाल नहीं मिलती अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता। क्यों नहीं मिलता भाई, दाल को क्या परेशानी है। वायु में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्या है, नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन है, हम लोग नाइट्रोजन वाले वायुमंडल में हम लोग रह रहे हैं, इन्वायरमेंट में। और वो नाइट्रोजन जो है आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो नाइट्रोजन पौधा बेचारा खुद से नहीं ले पाएगा, सामने पड़ा हुआ है, हवा में बह रहा है, बेचारा नहीं ले सकता। कौन मदद कर रहा है उसका, बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, अच्छा वाला। ठीक है, और वो उसकी जड़ों में नोड्यूल्स बना लेता है, रूट नोड्यूल्स। ठीक है, और उस नोड्यूल के कारण वो प्लांट जो है और बढ़िया से उगता है और आपको दालें देता है। और दाल क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है ना, और दाल खाइए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी मेंस का तैयारी में डिस्टर्ब रह रहे हैं, तो दाल का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 2 कटोरी पीजिए, लगातार मत पीजिए, 1 कटोरी सुबह शाम दाल पीजिए। ठीक है, और अब तो सब लोग मेंस दे रहा है ना जी, हाँ बस ठीक है। तो अब देखो, अब बाकी नुकसान में देखिए क्या क्या कर रहा है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस, लाइक बहुत सारा मनुष्य को भी डिजीज कॉज कर रहा है, फसल को भी कॉज कर रहा है, सबके नाम अलग अलग हैं। जो बीमारी आपको हुआ है वो जरूरी नहीं पौधा को। आपको निमोनिया होगा तो अच्छा मेरा अरहर दाल को निमोनिया हो गया, ऐसा बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं। तो क्या है, प्रतिजैविकों के उत्पादन में क्या होता है, प्रतिजैविकों बताइए। एंटीबायोटिक। ठीक है, यस, प्रतिमा इज करेक्ट, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में मदद करता है। आपको पता है कि नहीं, गट हेल्थ के बारे में बताए थे, है ना। तो वो दही खा लीजिएगा तो क्या बोले, आप स्वस्थ रहिएगा। क्यों, उस दही में तो बैक्टीरिया, आप वो खा लिए तो आप स्वस्थ कैसे हो, मर जाइएगा। बैक्टीरिया तो खराब होता है, नहीं भैया, वो बैक्टीरिया जो है ना आपका आंत में जो खराब बैक्टीरिया उससे जाकर लड़ाई करता है, उसको मार भगाता है, फिर अपने रहता है, अपने रहता है, आपको स्वस्थ रखता है, आपका ब्रेन काम करता है। दही खाइए, मेंस का एग्ज़ाम है। और देखते हैं, मतलब भारत में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी माएँ करते आई हैं उस सब का मीनिंग है। लेकिन जानते हो, हमारे जो इससे पहले वाला सब जनरेशन था ना,
उन लोग से सवाल करो तो डांट देता था, और उसी का भरपाई हम लोग आज दे रहे हैं। कुछ भी अच्छा शुभ होता है तो क्या करते हैं, दही खिलाया जाता है। ठीक है, ये बेटा एग्ज़ाम है, लो 1 चम्मच दही खा लो। वो तुमको थोड़ी, उससे कुछ शुद्ध उद्ध कुछ थोड़ी हो जाएगा, उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। वो बैक्टीरिया जाएगा, तो सुबह खिलाई, डेली खिलाती। तो आप जान के आश्चर्य करेंगे, हर घर में डेली मट्ठा दही ये सब बनता ही रहता था। अब ना हम लोग सब खेती खलियान छोड़ दिए हैं, है ना, तो वो सब चीज़ बरकरार रखिए। दही डेली खाइए गर्मी में, अभी नहीं कि जाड़ा में दही खा रहे टॉन्सिल वॉन्सिल कर लिए। वो दही चूड़ा जब होता है ना, अरे दही कैसे खाइएगा रात में, उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। हाँ, और बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, स्लीप साइकिल में गड़बड़ करेगा। मेरा रिसर्च स्लीप साइकिल में है। ठीक है, कभी मौका लगा तो पढ़ना। सिर्फ मेरा नाम लिख दीजिएगा और ड्रीम्स लिख दीजिएगा, डॉली कृष्णन ड्रीम्स, गूगल में आ जाएगा मेरा पेपर। हाँ, कोशिश करने, देखिए अब देखिए क्या है ना कि हम लोग उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो सुधा और मेधा का दही मिलता है, जाके चुपचाप खा लीजिए 10 रुपया वाला। अब जाके अब आप मेंस एग्जाम लिखिएगा कि गृहिणी बनिएगा, हाँ, दही जमाने में होने में बहुत दिमाग खराब होगा। चुपचाप निकलिए, यहीं पे मिलता है, खाइए और आइए। ठीक है, और गट हेल्थ अच्छा रखिएगा। आप खुद देख लीजिए, आप 4 दिन करके देखिए ना, आप देखिए। और बैक्टीरिया कितने देर में डिवाइड करता है, विभाजन हम लोग को पढ़ना है ना, कितने देर में होता है, 20 मिनट में। इसलिए मम्मी सुबह देती है, तुम जब तक एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया और वो आपको मदद कर दिया। 3 घंटा में तो सोचिए कितना उसका पॉपुलेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल बताइए तो, 1 कप को भरने में एक बैक्टीरिया अगर 1 मिनट में डिवाइड करता है, जैसे सी ब्रेन टीजर, और अगर कप आधा भरा हुआ है, 48 मिनट पे ये कप आधा भरा हुआ है, तो कौन से मिनट पे ये कप पूरा भर जाएगा? 49, वेरी गुड। क्योंकि सब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा ना, आधा भरा हुआ है तो 1 मिनट में डिवाइड हो रहा है, मान लो डिवीजन टाइम, तो पूरा भर जाएगा। समझ रहे हैं? तो सोचिए 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 1 चम्मच में तो हजारों बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, तो दही खाना शुरू कर दीजिए यहाँ से आने से पहले, और सुधा वाला को बोल दीजिएगा कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमको कुछ कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इधर बैक्टीरिया के कारण देखिए और क्या बीमारी हो सकती है, हैजा, टाइफॉइड, टेटनस, कैंकर, इस तरह के कैंकर, गैंग्रीन, ये सब देखें हैं पहले के लोग ना। और आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं, अब जो जितने बैक्टीरिया थे ना, हम लोग इतना साल से एंटीबायोटिक खाए, अब एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा है जी। आपको पता है, पूरा साइंटिफिक फील्ड डरा हुआ है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको बता दें, बहुत सारा एंटीबायोटिक हम लोग का फेल हो जा रहा है। अभी कुछ दिन एक क्राइसिस होगी जो इन साइंटिफिक वर्ल्ड जो है वो एक्नॉलेज किया है कि हमें नई एंटीबायोटिक्स खोजनी पड़ेगी, नए नए ड्रग्स के आविष्कार करने होंगे। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था और कौन खोजा था? हाँ, यही पढ़ रहे हैं। कैसे खोजा था पता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब तो बता दीजिए, नाम सुना लग? हाँ, बस नाम लिए तो पेनिसिलिन। इतना अच्छे से CGL का तैयारी है, रटंत विद्या, वेरी गुड। तो पहला एंटीबायोटिक फ्लेमिंग खोजे थे। वो क्या किए थे ना, लैब में काम कर रहे थे, और सुपरवाइज़र का डर होता है, हमको भी डर है, मेरे भी सुपरवाइज़र हैं VBU में। तो अब उनको रिजल्ट दिखाना था, उनका फंगस उग ही नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, गलती से पूरा टेंशन में आ गए, उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था। तो लैब में ना गलती से सामान उनका गिर गया था। इसको सेरेंडिपिटी कहते हैं, गलती से अगर कोई आविष्कार हो जाए। तो गिर गया, तो फिर अगले दिन आए तो ले मेरा सुपरवाइज़र हमको मारेंगे, तो बोल के वो गायब कर देते प्लेट्स को। प्लेट्स में बैक्टीरियल कल्चर रखे थे, वो बैक्टीरिया उगा के रखे थे, और गलती से बगल में कवक का एक कॉन्कोक्शन पड़ा हुआ था। ठीक है, वो उस पर गिर गया। तो जितने दूर में बैक्टीरिया को प्लेट में उगाया गया, तभी आपको दिखाएंगे, तो उतने दूर तक बैक्टीरिया उगा ही नहीं। तो बोले अच्छा, ये जो कवक का सॉल्यूशन है
वो गिर गया तो बैक्टीरिया मर गया। अच्छा, कवक बैक्टीरिया को मार सकता है, ये नया आंसर बताएंगे अपने सुपरवाइजर को, गए बताने, दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो गया। समझे? ये सब एंटीबायोटिक दैट इज प्रतिजैविको। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में प्रयोग होता है, दूध दही बनाने के लिए काम होता है, बायोफ्यूल बनाने के लिए काम करता है, लेग्यूम के लिए काम करता है। बैक्टीरिया का 4 पॉइंट हो गया ऑलरेडी, लिख लिए, लिख लीजिएगा। अब चलिए इसी बैक्टीरिया में आपको हम बताए थे, इसको पहली क्लास में ही हम आपको बता दिए थे। देखिए ये ऐसी प्लेट वो बनाए थे, हम लोग ऐसे ही प्लेट बनाते हैं। ठीक है, इस प्लेट में ये जो छोटा छोटा ग्रुप दिख रहा है इसको हम लोग बैक्टीरियल कॉलोनी बोलते हैं, यही पूरा भर जाता है। ये ई कोलाई है भाई, ये आपके आंत में होता है। ठीक है, ये आपके आंत में भरा हुआ रहता है, ज़्यादा हो गया गए हो बेटा। ठीक है, डायरिया हो सकती है और भी कोई बीमारियां हो सकती हैं, और अगर ये कम है आपके बॉडी में तो भी आपको दिक्कत होगा। ये बैक्टीरिया जो है ये आपको क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? आपका अपेंडिक्स होता है पेट में, हाथ में, वो अपेंडिक्स का कोई काम है? नहीं है, निकाल के फेंक दो। तो विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा जी? और विटामिन में बताएंगे। ठीक है, B12 आपका शरीर अपने बना लेता है, आप नहीं बनाते हैं। उसमें जो अगर आपका बैक्टीरिया उसमें सही से उसको अच्छे से रखें, आँच बच नहीं खा रहे हैं, दही दूध ये सब खा रहे हैं, तो वो आपका B12 देगा। ठीक है, समझ गए हैं? तो ये रहा बैक्टीरिया। तो इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे? ये भी देखे थे कि बैक्टीरिया को विभिन्न तरीके से बांटा गया है। ये जानना नहीं है, बस बता दिए थे कि बैक्टीरिया के पास अगर कशाभिका होगी तो क्या बोलेंगे, नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, एक तरफ होगी तो क्या बोलेंगे। अब पीजी जो कर रहा है वो क्या करेगा? यही सब करेगा। तो इस तरीके से या तो उसके कशाभिका के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया निर्भर करते हैं, जिससे वो चलायमान हो सकता है या अचलायमान हो सकता है, या उसके शेप पे, जैसे बैसिलस मतलब रॉड शेप, ठीक है ना, इस तरह का शेप का होगा। गोलाकार तो उसको कॉकस बोलेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया के आगे कॉकस लग गया तो इससे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो गोलाकार है। समझ लीजिए, लिखना नहीं है, समझ के भूल जाइए। ठीक है, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये हमारे त्वचा पे रहता है। लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाता है, बैसिलस शेप का है। कहाँ गया? कॉमा शेप नहीं दिख रहा है? हाँ, ये तो रहा। विब्रियो, ये होता है कॉमा जैसा दिखता है। कॉमा जो लगाते हैं ना, इस शेप का होता है। इधर नहीं दिख रहा है, फिर भी इमेजिन कर लीजिए। विब्रियो कॉलेरी, वो कॉलेरा। कॉलेरा को क्या बीमारी होती है? कॉलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, कॉलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हैजा। वेरी गुड। ठीक है, तो हैजा का जो बैक्टीरिया देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक, चलिए, तो ये शेप के ऊपर निर्भरता है। इसको लिखिएगा भी मत, बस आपको बता रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे होते हैं। अब ये देखिए, ये विभाजन कैसे करता है बैक्टीरिया को। अगर आप किसी को अपने घर में रखिएगा, बोलिएगा तुम रहो कुछ दिन, काम मत करो, रहो, पहले उससे काम करवा रहे थे आप बोले कि नहीं भाई, तो अब उसको आप बोले कि अब काम मत करो, हम तुमको खाना देंगे 3 टाइम का, वो क्या करेगा? फैल जाएगा, आपका रूम हथिया लेगा, कुछ दिन बाद आपको रूम से निकाल देगा, हो सकता है और दोस्त लोग को ले आए। तो उसी तरह बैक्टीरिया को जो फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो विभाजन कर लेता है। ठीक है, ये विभाजित कैसे होता है ये हम लोग को अगला सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, कोशिका विभाजन जो चैप्टर है, तो इतना जान लीजिए ये विभाजन करता है। और इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा होता है, जो हम कल बता रहे थे। कौन? माइकोप्लाज्मा। क्या बोले? माइकोप्लाज्मा। ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मत बोल दीजिएगा, कोशिका भित्ति नहीं होती है इसमें। ठीक है, और ये सबसे छोटा प्रोकैरियोट है। ठीक, क्या हुआ था ना, इसकी कहानी है माइकोप्लाज्मा कैसे खोजा गया था। फ्रांस में कुछ गाय बीमार होने लगी, उनको हम लोग जैसा सिम्टम्स होने लगा, निमोनिया जैसा। ठीक है, तो सब लोग सोचा जो हम लोग में निमोनिया बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है क्या? अच्छा, आप लोग बायो वाले नहीं है, भूल जाता है। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया है जो पर सोचा सब लोग कि गाय को भी हो सकता है वही बैक्टीरिया किया होगा।
लेकिन जब निकाल के देखा तो देखा अरे ये है, ये तो हमको जो निमोनिया कॉज करता है वो बैक्टीरिया नहीं है, इसके पास सेल वॉल भी नहीं है। तो इसका नाम दे दिया PPLO, प्ल्यूरो मतलब फेफड़ा में, गाय के फेफड़े से मिला था, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसीलिए इसका नाम था PPLO, लेकिन इसको बाद में माइकोप्लाज्मा बोलने लगे। बस इतना याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, बस ये टिक करने में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा चलिए माइकोप्लाज्मा देखिए, यही लोग थे, इसको इग्नोर करिएगा। नोकार्ड और रूट्स जो थे यही खोजे थे 1898 के करीबन, ये गाय के ये फेफड़े में उन्होंने देखा था इसको, माइकोप्लाज्मा को। और देखिए माइकोप्लाज्मा कितना छोटा दिखता है, देख रहे हैं, सिर्फ कोशिका भित्ति नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं, DNA RNA है, राइबोसोम है, ये नॉर्मल सेल्स हैं। और ये देखिए छोटा छोटा माइकोप्लाज्मा, इसको खोज के बता दिया कि ये माइकोप्लाज्मा है और ये गाय का लंग्स की कोशिका है। सोचिए, ये दिमाग लगाने वाले वो 2 साइंटिस्ट थे, तो उनको तो नमन है, तो कुछ सब ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, ठीक है। बस ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। माइकोप्लाज्मा और क्या करता है, ये माइकोप्लाज्मा जो है ना, जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है, ये तो पशुओं में भी प्रॉब्लम करा रही है। क्या करा रही है? निमोनिया करा रही है पशुओं में। इट इज़ कॉजिंग निमोनिया इन कैटल्स, ठीक है। और क्या कराती है? अगर आपके फल फूल में लग जाता है तो उसमें विचेस ब्रूम करके एक डिजीज़ होती है। जैसे देखिए ये पेड़ में पूरी तरफ पौधा ना होके ऐसे झाड़ू नुमा हो गया है ना, इस तरह का, चुड़ैल का झाड़ू, विचेस ब्रूम, यही नाम रखा उन लोग, क्या करिएगा। तो चुड़ैल का झाड़ू वाला डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये बादाम में ऐसा लग गया चुड़ैल का झाड़ू। और पोटैटो में भी आपका पोटैटो विचेस ब्रूम, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, सही लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या, जो बैगन के पत्ते होते हैं, अगर उनकी साइज छोटी हो गई तो समझिए उसको जरूर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्ट कर दिया है, समझ गए, इतना ही था। तो माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया के ही अंदर आता है, लेकिन उसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। आगे चलते हैं, बैक्टीरिया हम लोग पढ़ लिए, अब आ जाइए साइनोबैक्टीरिया। अचानक से क्या हुआ धरती पे, हेडिंग दे दीजिए, समझ लिए ना, स्लाइड मिल गया है, बैठ के उसको लिखिएगा घर जाके, जो भी सुने हैं, और आज ही लिखिएगा, कल लिखे, और हमको कल बताइएगा कौन कौन लिख के लाया है, ठीक है। और अगर आप लिख के नहीं लाते हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल जैसा दिखता था, लेकिन इसका नाम बाद में पता चला साइनोबैक्टीरिया है। क्यों? नील हरित शैवाल अगर होता तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक सब प्रेजेंट होता, लेकिन इसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण कर ले रहा था। ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेते हैं उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, लिख सकते हैं। वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। Those bacteria which can perform photosynthesis have been classified under cyanobacteria, ठीक है। ये पता है, हम लोग अपने लैब में इसकी फ़ोटो लगा के एक बार अगरबत्ती दिखा देते हैं, क्यों? ये नहीं होता ना, आप नहीं होते, पता है क्यों? जो आप खुद सोचिए, धरती इतनी गर्म थी, वहाँ पे ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं। थ्योरीज इवोल्यूशन में हम जानेंगे कि ये फ्री ऑक्सीजन आया कहाँ से, यहाँ से। ये ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व किया तो धरती पे ऑक्सीजन आना शुरू हुआ। आज जितना भी आप ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, ये सब साइनोबैक्टीरिया माता की देन है, ठीक है। तो इसीलिए सभी बायोलॉजिस्ट साइनोबैक्टीरिया को पूजते हैं, ठीक है। दिस इज द बैक्टीरिया विच कवर्ड द होल अर्थ विथ ऑक्सीजन,
ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन हैज बीन गिवन बाय, इनिशियल ऑक्सीजन हैज बीन गिवन बाय साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, समझ गए? तो धरती पे ऑक्सीजन को किसने उत्पन्न किया सबसे पहले? साइनोबैक्टीरिया। अब ये लिखेंगे तो आप ध्यान आकर्षित करेंगे कि नहीं एग्जामिनर का? ये पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, अपने भाषा में लिखिए कि धरती पे शुरुआती तौर पे ऑक्सीजन को उत्पन्न करने के लिए, धरती पे शुरुआती तौर पे ऑक्सीजन को उत्पन्न करने के लिए साइनोबैक्टीरिया जीव क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल को? जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल ऑक्सीजन ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। चलिए अब बताइए, आपको जैसे हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक छोटा वाला को बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक खा लिया तो जाके वो यूकैरियोट्स बना। जो ये साइनोबैक्टीरिया है ना, ये साइनोबैक्टीरिया को कोई और प्रोकैरियोटिक सेल खा लिया था और ये जो साइनोबैक्टीरिया है यही आगे जाके प्लास्टिड बना। प्लास्टिड हम लोग पढ़ लिए, याद है ना? क्या होता है? लवक पढ़े ना? याद है? भूल गए? जिसमें फोटोसिंथेसिस होता था। समझ गए? तो क्यों हो रहा है? यहीं से आया है। तो ये भी लिख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया से ही लवक का उद्गम हुआ। साइनोबैक्टीरिया लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स। साइनोबैक्टीरिया लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन लिखिएगा। इवोल्यूशन की हिंदी क्या होगी? उत्पत्ति। अच्छा, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया से ही लवक की उत्पत्ति हुई, आगे जाके लवक की उत्पत्ति हुई। साइनोबैक्टीरिया लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स। ठीक है, बस अब बस ये देखिए, इसमें आखिरी कुछ चीज़ें हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या है? कचरा दिख रहा होगा। भाई साहब, कचरा नहीं है, किसानों का सोना है ये, किसानों का सोना, आने वाले युग का सोना। क्या ये? तो हाँ, तो बोल दिए क्या है? ये प्रोकैरियोट, ये साइनोबैक्टीरिया है, कॉलोनी में रहता है। सोचिए, बोलेगा प्रोकैरियोट तो सूक्ष्म आँख से दिखता ही नहीं, मतलब सूक्ष्म जीव है वो, तो दिखेगा नहीं आँख से, नग्न आँख से नहीं दिखेगा, लेकिन दिख रहा है। क्यों? एक साथ झुंड बना के रहने लगा तो इसलिए दिख रहा है। ठीक है, ये जो है अब खेतों में डाला जा रहा है और जिससे कि उपज बढ़ रही है। पेस्टिसाइड के जगह हम लोग ये बैक्टीरिया को डाल रहे हैं। ये क्या बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसका नाम? ठीक है, क्या नाम है? नॉस्टॉक एंड एनेबेना। ये देखिए, ऐसा दिखता है नॉस्टॉक, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, लेकिन दिखता है असल में ऐसा है। ठीक है, पत्तेदार जैसा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा भी इसमें सर्फ डिटर्जेंट डाल के इसको छोड़ दीजिएगा, सब अलग हो जाएगा, सिर्फ हल्का हल्का जुड़ा हुआ है। तो नॉस्टॉक एंड एनेबेना है। और ये तीसरा आखिरी 2 स्लाइड, और ये देखिए, ऐसा दिख रहा था, सबको लगा कि हरित शैवाल है, लेकिन नहीं था, ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। देखिए, नग्न आँखों से तो दिख ही रहा है। ठीक है, हमसे इंटरव्यू में पूछा था कि प्रोकैरियोट तो दिखता नहीं है, कैसे देखेंगे? हमने दिखता है सर। तो बोले कहाँ से दिखता है? हम बता दिए, तो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, तो ऐसे दिखता है, समझ गए? लेकिन एक सेल को नहीं देख सकते, एक कोशिका को देखने की कोशिश करिएगा तो नहीं दिखेगा, उसके लिए तो चाहिए पूरा डिटेल माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट, लेकिन झुंड में रहेगा तो दिखेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया, इसके साथ साथ आपको शैवाल भी मिलेगा। शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों मिलेगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछे थे रेड सी कहाँ है। देखिए, ये जो है ना, ये तो हरा हरा दिख रहा है आपको, एक और समुद्री घास जैसा दिखता है, घास नहीं है, ऐसा है, ऊपर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये है स्पाइरुलिना, एक साइनोबैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पाइरुलिना। देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है स्पाइरुलिना।
ये ना इसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो जो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना उन लोग को दिया जाता है कि उन लोग को दिक्कत ना हो, लंबे समय के लिए स्पेस में रह सकें। लेकिन अब देखिए मार्केटिंग गिमिक देखिए, इसमें बहुत प्रोटीन होता है, कल को खाना फसल खत्म हो जाएगा, अब ये से खाइए, एक वो गोली लीजिए, बम बम रहिए पूरा दिन। सप्लीमेंट, अरे भाई घर में लाला थोड़ी पड़ा है, खाओ अच्छे से खाना, ये सब मत खाना, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, ठीक है, एक गोली खाइए बहुत प्रोटीन मिलेगा, लेना मत, और भी कुछ कुछ हो जाएगा, रिसर्च बाकी है, ठीक। तो ये हो गया स्पाइरुलिना एग्जाम्पल। एंड आपका लास्ट स्लाइड, लाल समुद्र। लाल समुद्र लाल क्यों है, क्यों है कोई बता दो, क्लास खत्म। लाल समुद्र कहाँ है, अगेन सऊदी अरेबिया में, डेड समुद्र भी वही है और लाल समुद्र भी वही है। लाल समुद्र लाल क्यों है, अगेन एक साइनोबैक्टीरिया जो लाल रंग का होता है, कौन सा है, तो भाई ये देखो, ये है, इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। ये पानी को निकाला कोई, बोला, सब लोग बोला अरे भूत है, ये है, इसमें खून हुआ था, ये हुआ था, सब कहानी बनाया। तो एक रिसर्चर क्या मतलब है, बुड़बक, लिया वहाँ से पानी, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, बोला ये अच्छा ये साइनोबैक्टीरिया है, ट्राइकोडेस्मियम नाम है इसका, मत लिखिएगा, बस जान लीजिए। तो इसी के साथ आप सभी मोनेरा जगत के लोगों से मिल लिए हैं। मोनेरा में जितने भी प्राणी हैं आप सबसे भेंट आज कर लिए, ठीक है, याद रहेगा। जो भी आज कहानी सुनाए हैं, मतलब कहानी नहीं, जो काम का है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से नोट्स बनाइएगा, स्टार्ट करिएगा। मोनेरा जगत, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में थर्मोएसिडोफिल्स, मिथानोजेंस, हैलोफिल्स, सबके बारे में दो दो लाइन। फिर लिखिएगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर बताइएगा अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे वाले क्या क्या करते हैं, एंटीबायोटिक, परिजैविका, लेग्यूम प्लांट्स में मदद, फिर दूध से दही, ये सब लिख लिए, ठीक है। बुरे में क्या क्या करते हैं, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, क्या क्या है सब लिख, मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो प्रोटोजोआ में आएगा, सब लिख लिए। उसके बाद आप आ जाइए साइनोबैक्टीरिया, लिखिएगा धरती पे पहला ऑक्सीजन लाने वाले यही प्राणी थे। और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, इनसे हम लोग बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, बनाने लगे हैं, शुरुआत कर दिए हैं। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है ना, कितना है, 17। तो उसमें क्या बोल रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। तो वहाँ पे ये आंसर में घुसाइएगा कि ये सस्टेनेबिलिटी गोल्स को पाने में मदद कर सकता है। आंसर रिच हो गया कि नहीं, इंपॉर्टेंस देखें मानव लोग। तो ये चीज़ हो गया, ये लिख दिए। साइनोबैक्टीरिया में 3 एग्जाम्पल दे दिए, स्पाइरुलिना, नॉस्टॉक, एनेवेना और लाल समुद्र लाल, इन्हीं की वजह से दिखता है। इतना ही लिख दीजिएगा, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मोनेरा जगत समाप्त होता है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी पढ़ाएं उसको आप रफ लिख लीजिएगा और कल हमसे चेक करा लीजिए। नेक्स्ट है हम लोग दूसरा जगत पहुँचेंगे जिसका नाम है, क्या पढ़ेंगे कल बताइए, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या बोला है, कल मिलते हैं उन लोग से, सभी प्राणियों से। थैंक यू, जोहार।